आज का नमस्कार, जोहार। छलांग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा बिरसा उल गुलान। क्या बिरसा उल गुलान कोल विद्रोह और सरदारी आंदोलन का अगला भाग था। हम लोग अभी तीनों चीज़ों को जोड़ के देखेंगे। कोल विद्रोह, सरदारी और बिरसा, इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि कैसे बिरसा आंदोलन जो है ये कोल विद्रोह सरदारी आंदोलन का अगला भाग था। देख लीजिए, कोल विद्रोह के पहले हम लोग कारण जान लें कि कोल विद्रोह क्यों हुआ। इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। कोल विद्रोह देखिए, लगातार जो टैक्स था, लगान की दर थी सरकार की, वो बढ़ती जा रही थी। आप अफीम की खेती के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप अफीम की खेती कीजिए। पहला कर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा था। अफीम की खेती आपको करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अफीम का खेती अगर आप करते हैं जितने भी एरिया में, उतने जो भूमि है वो बंजर हो जाती है। तो नॉर्मली किसान जो है वो इस खेती को करना नहीं चाहते हैं थे, लेकिन अंग्रेज सरकार के कारण यहाँ पे मजबूरीवश इनको करना पड़ता था। ये सब देखिए अत्याचार का एक तरीका है। आप बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाने लग जाइए, छोटे छोटे चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दीजिए, अफीम का खेती करवाइए। या आप एक का था पतचुई कर, ये लगा दिया गया। पचवी कर क्या है? पचवी कर, हड़िया कर भी इसको हम लोग बोलते हैं। हड़िया पर कर प्रत्येक घर में, यहाँ पे झारखंड में आदिवासी समाज में हड़िया का प्रचलन है। और आप वो कर आप लगा दीजिएगा अगर, तो यहाँ पे प्रत्येक घर में एक विद्रोह की भावना स्वाभाविक रूप से जन्म लेने लगेगी। और आप हड़िया पीने से रोक नहीं सकते हैं हमारे जनजातियों को। तो पतचुई कर के कारण भी सरकार के खिलाफ जन लोगों में आक्रोश की भावना भड़की और कोल विद्रोह का कारण बना। कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण कुछ और भी था, लेकिन आप एक और कारण देखिएगा तो देखिएगा कि पहला पंचायत को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश कानून को जनजातियों पर थोप दिया गया। यह भी एक मुख्य कारण था। ये सब जो कारण थे बन रहे थे, बारूद का काम किया इन सब कारणों ने, और इसी का विस्फोट जो हुआ वो तात्कालिक कारण से हम समझ सकते हैं। मैं ये आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं कि कोल विद्रोह का कारण क्या है, कोल विद्रोह में क्या क्या हुआ। मैं कोल विद्रोह, सरदारी विद्रोह आंदोलन और बिरसा उल गुलान को जोड़ने का प्रयास करूंगा, जो कि मेंस जेपीएससी में भी बहुत काम आता है। पीटी में भी आपको अगर समझ डेवलप हो गई है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो ये कोल विद्रोह के तत्कालिक कारण हुए। सेंद्राई मानकी और बिद्राई मानकी वगैरह बहुत सारे लोग थे जो तत्कालिक कारण का काम किया उन लोगों ने। क्योंकि उन लोगों की माँ बहन की अस्मिता को लूटा गया और वो तत्कालिक कारण बना। तो मोटा मोटी कोल विद्रोह का जो कारण है वो आप ये सब चीज़ों को आप देख सकते हैं जोड़कर, ये कोल विद्रोह का कारण बना। और कोल विद्रोह के बाद, कोल विद्रोह का जब दमन किया गया तो कोल जो सरदार थे वो लोग भागकर असम चले गए। कहाँ चले गए? असम चले गए। ये लोग वहाँ पर जाके मजदूर की तरह काम करने लगे, कृषि मजदूर हो गए और वहाँ पे वो समय व्यतीत करने लगे। कोल विद्रोह का समय जो है 1831 है। ये इन सब चीज़ों पे मेरा फोकस नहीं, क्योंकि ये मेंस टाइप का एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इसलिए मैं बहुत फैक्ट पे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ कि क्या कारण बना कोल विद्रोह का। और उसके बाद सरदारी आंदोलन 1858 से 10 साल चला। 1858 से 1895 तक का जो टाइम पीरियड है वो आप देखेंगे कि कोल विद्रोह का चलेगा, सरदारी आंदोलन का ये चलेगा 95। ठीक है, ये सरदारी आंदोलन है। और सरदारी आंदोलन आप देखिएगा कि सरदारी आंदोलन भी 3 फेज में चला। ये चक्र में बना के आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसमें
कारण बने, प्रथम, द्वितीय और तीन फेज में ये सरदारी आंदोलन चला। पहला जो था वो आपका राजनीति है, दूसरा आपका सुधारवादी या पुनरुत्थान, और ये आपका राजनीति हो गया। तीन कारण से इसको आप जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या ये कारण बनते चले गए। ठीक है, ठीक है। तो जो आपका सरदारी आंदोलन है ये 3 फेज में चला और ये भी मुख्य रूप से जमीन की समस्या से संबंधित था। अच्छा, जमीन की समस्या क्या है? कोल विद्रोह के बाद आप असम चले गए, और जब यहाँ पे माहौल शांत हुआ, जब आपका बहुत दमन हुआ कोल विद्रोह के बाद, तो आपका बहुत दमन हुआ, और उस दमन जब प्रक्रिया शांत हो गई, ऑलमोस्ट 40 वर्षों के बाद ये वापस अपने घरों को आए। वर्ष के बाद ये झारखंड आए, और झारखंड आकर इन लोगों ने अपनी ज़मीन पर खेती करने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि 40 वर्ष का समय, 4 दशक जो है बहुत बड़ा समय होता है। लोग तब तक आपके खेतों पर, अगर आप अपने घर द्वार को छोड़ के चले जाएंगे, तो अब लोग अड़ोसी पड़ोसी आपके ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे और वो खेती करने लगेंगे। और अगर आपका घर है तो घर को ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। सामान्यतः यही सब चीज़ें आपको देखने को दिखाई देगी। तो यहाँ भी इनके साथ ऐसा ही हुआ। 40 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, लोग भूल जाते हैं कि किन लोगों की यहाँ पे खेती होती थी। इन लोगों ने आके देखा तो देखा कि यहाँ पे उनके ज़मीन पर कोई दूसरे लोग जो हैं खेती कर रहे हैं, और जब इन लोगों ने अपनी ज़मीन को मांगी, अपने ज़मीन को वापस मांगा, तब यहाँ पे ब्रिटिश कानून का हवाला देते हुए उन लोगों ने कहा कि ये ज़मीन तो हमारी है, खेती हम कर रहे हैं 40 वर्षों से, या बाप दादा लोगों ने कर लिया। 40 साल में एक पीढ़ी चेंज हो सकती है, या हम लोग मान सकते हैं। अब उस जमीन की वापसी के लिए इन लोगों ने जो हंगामा किया, जो लड़ाई की, वही प्रथम चरण है भूमि वापसी, भूमि आंदोलन जो है। यही आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि कैसे ये कोल आंदोलन जो है, कोल विद्रोह जो है, अगले चरण में सरदारी आंदोलन में आपको दिखाई देगा। तो यही सरदारी आंदोलन में आपको दिखाई देगा कि लोग वापस आए और अपनी जमीन की मांग की कि हमारी ज़मीन को वापस करो, हम लोग यहाँ पे खेती करते थे। और यहाँ ज़मीन है जो 5 प्रकार की आपको दिखाई देगी। ठीक है, मजियास, फिर आपका मजियास हो गया, फिर राजहंस, भुइंहरी, जमीन के प्रकार, भुइंहरी जमीन, मझियास, राजहंस, कोड़, कर, खुटकटी, ये 5 तरह के जो जमीन है यहाँ पे। पहले हम लोग इसको समझ लें कि क्या मसला क्या है। यहाँ पर दो को हम लोग अलग कलर से कर लेते हैं, बढ़िया कलर ले लेते हैं हम लोग जो आपको दिखाई दे, और 3 को हम लोग अलग कलर से इसको डिनोट कर लेते हैं। क्यों मैंने इसको 2 बॉक्सों में रखा? तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन दोनों प्रकार की समस्या का निदान आपको दिखाई देगा। भुइंहरी जमीन जो है ये आपकी उरांव लोगों की ये जमीन है, और मझियास जमींदारों की जमीन है। इन दोनों प्रकार की जमीन का समस्या का समाधान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दिया। समस्या का समाधान होता है यहाँ पे, लेकिन ये इस प्रकार की जमीन का समस्या का समाधान आपको दिखाई नहीं देगा। राजहंस मतलब राजा के द्वारा जो दान में की गई भूमि है उसको राजहंस कहते हैं। कोड़कर सदानों की भूमि, और खुटकट्टी आपका मुंडाओं की भूमि। यही है। तो इनकी भूमि की जो समस्या थी उसका समाधान जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया, और भुइंहरी और मझियास जमीन की
समस्या का निवारण यहाँ पे आपको होता दिखाई देगा। अब चूंकि आप देखिएगा कि जिनकी जिनकी समस्या जमीन की समस्या का निदान नहीं हुआ है, वहाँ पे आप देखिएगा कि मैटर फंसता हुआ दिखाई आपको देगा। सरदारी आंदोलन में 2 ही प्रकार के जमीन का समस्या का समाधान हुआ और 3 का मैटर जो है एज इट इज रह गया, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मुंडा वर्ग में आक्रोश की भावना पनपी रही, बनी रही, और इसी का अगला चरण है आपका मुंडा या बिरसा मुंडा का उलगुलान में आपको दिखाई देगा। वही भूमि की समस्या जो पीछे से चली आ रही है वही आगे कैरी ऑन होकर आपको दिखाई देगी। इसीलिए जेपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्या सरदारी आंदोलन का अगला चरण बिरसा आंदोलन था, या बहुत अधिक जोड़ने का प्रयास अगर करें तो कोल विद्रोह, सरदारी आंदोलन और बिरसा उलगुलान में कुछ समानताएं थी, या बिरसा का वो अनुवर्ती थे, या बिरसा आंदोलन उनसे जुड़ा हुआ था, उसी में उसके रहस्य छुपे थे। इस तरह के सवाल जो भी बने, मोटा मोटी जिस्ट ये है कि जड़ जो है आंदोलन का आपको समझ में आ जाएगा, क्रांति की भावना क्या है, क्यों उलगुलान हुआ, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप बहुत आपको आसान हो जाएगा समझने में कि उस समय समस्या क्या थी। अब आपको मालूम है जमीन की समस्या जो कि मुख्य रूप से आपको दिखाई देगी वही खुटकट्टी वाली जो जमीन है। अच्छा, एक बात और कि आप उसको याद कैसे कर लेंगे, आप इसको याद कैसे करेंगे। तमाम तरह की जो जमीन मैंने आपको बताया है, बड़ा आसान और सरल तरीका है। वो भी मैं जब ये जमीन वाला मैटर जब मैं याद करवाऊंगा आपको क्लास में, तब उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बिरसा आंदोलन में आते हैं कि क्या मैटर हुआ यहाँ पे। चूंकि मैं किसी भी आंदोलन को आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप कैसे जोड़ेंगे चीज़ों को, तथ्यों को कैसे जोड़ते चले जाएंगे, एक मेंस का आंसर हो या एक कॉन्सेप्ट हो, वो मैं आपको डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे फैक्चुअल टाइप की चीज़ आपको पढ़ाए, तो आपको लग रहा होगा सर कि खाली फैक्चुअली पढ़ा रहे हैं। आज मैंने सोचा है कि एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे एक बात की जाए कि कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो स्टूडेंट का, तो मुझे लगा ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, मैंने इसीलिए इसको चूज किया। जमीन की समस्या, खुटकट्टी, आपका, फिर ईसाई मिशनरियों की भूमिका, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों ने, जब ईसाई मिशनरियों ने ये देखा कि लोग अपने ज़मीन के लिए वापसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके मन में क्रांति की भावना भड़क रही है, तो ईसाई मिशनरियों ने यहाँ पे मौका का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया और लोगों को ये कहा कि आप अगर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, अगर आप बैप्टिज्म करवा लेते हैं, तो आपकी भूमि संबंधित समस्याओं का निवारण हम कर देंगे। और इस तरह की चीज़ों को आप देखेंगे ईसाई मिशनरी में कि कैसे लोगों को उन लोगों ने पहले कन्वर्ट कराया और इक्का दुक्का ज़मीन की समस्या का निवारण भी किया। इससे बहुत सारे लोग गांव का गांव यहाँ पे ईसाईकरण होते चला गया, झारखंड में खास करके, कि मैक्सिमम जनजाति लोग, भोले भाले जनजातियों ने ईसाई बैप्टिज्म करवाया और ईसाई धर्म में परिवर्तित होते चले गए। लेकिन जब बाद में उन्होंने अपना सरना धर्म त्याग किया और उसके बाद ईसाई धर्म स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद भी जमीन संबंधी समस्या का निवारण नहीं हुआ, तब उनको लगा गया कि यह ईसाई मिशनरियों ने हमें ठग लिया, हमारे साथ छल किया गया, हम लोगों को ठगा गया। इसलिए भी ईसाई मिशनरियों के प्रति भी आक्रोश की भावना जन्म ली और 1894 में वन कानून लागू किया गया, सरकार के द्वारा वन कानून लाया गया। ये वन कानून क्या है कि आप बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप न जंगल के कंदमूल, फल, लकड़ी, जलावन के लिए लकड़ियां और चराने के लिए जानवरों को आप जंगल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है,
आपको देखने में आएगी कि आप जंगल पर ही निर्भर हैं, मतलब जनजातियां जंगल पे ही हमारे निर्भर हैं, और उनको जंगल में ही जाने से मना कर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि आक्रोश की भावना पनपेगी। आपके यहाँ हर पर्व त्यौहार में हड़िया का प्रचलन है। बच्चे का जन्म हो तब भी हम रानू का प्रयोग करते हैं। रानू उसको कहा जाता है जब बच्चा जन्म ले तब उसके मुंह में एक बूंद हड़िया डाला जाता है, उसे रानू कहा जाता है। रानू यहाँ टिकिया का भी नाम है, जो उसको आप भात में डालते हैं तो उसको सड़ा देता है, फर्मेंटेशन का करता है, काम करता है, और उससे हड़िया बनाया जाता है। तो आप लोगों के संस्कृति के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों के वन के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों के ज़मीन के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। भावना का मतलब हो गया ईसाईकरण, ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो है। तो इन सारे चीज़ों को मिला के आप देखेंगे तो सब जगह एक ही फैक्ट आपको नजर आएगा, जमीन, ईसाई मिशनरियों की भूमिका, अत्यधिक कर की भावना मात्रा देखिए कैसी है कि हर घर पे कर लग गया होगा, क्योंकि आपने 25 कर लगाया 1824 में। आप उनको जंगल में भी जाने से मना कर रहे हैं, आप जंगल के संसाधनों पर भी उनकी जो निर्भरता है उसको भी समाप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से जनजातियों के प्रति जो इनकी भावना आपको दिखाई देगी वो मुख्य रूप से कारण बना कोल विद्रोह, सरदारी आंदोलन और बिरसा आंदोलन का। तो इस तरह से अगर आप जोड़ के अपने आंसर को लिखेंगे मेंस में तो एक बहुत बेहतरीन आंसर बनेगा। पीटी में अगर आप इस चीज़ को आप समझे रहेंगे कि कहाँ पे मैटर फंस रहा है, कहाँ पे समस्या आ रही है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन सब चीज़ों को जोड़ के याद करना, समझना और फैक्ट पे काम करना। चलिए आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।